हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में बच्चों अपन लेक्चर नंबर 1 और 2 के जो अपन ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे थे, हाउ कैन वी डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन गाउस लॉ, तो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग अपन सम कपल ऑफ क्वेश्चन बच्चों अपन क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों का मैथमेटिक्स स्कूल के चैनल में हार्दिक अभिनंदन प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों आप जल्द से जल्द कॉपी लो, पेन लो और फटाफट मैथमेटिक्स गुरु के चैनल को ओपन करो और उसमें से वीडियो लेक्चर देखो। फिजिक्स के और मैथ के सारे लेक्चर्स समय अनुसार बच्चों आपको अपलोड होते रहेंगे। अब बच्चों लेक्चर नंबर 3 में अपन गाउस के और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले लेक्चर नंबर 2 पे लास्ट जो टॉपिक था अपना, अपन ने ये डिस्कस किया था बच्चों कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, ये कोई क्लोज सरफेस है, एनी क्लोज सरफेस, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बाहर इस क्लोज सरफेस के बाहर कोई आवेश स्थित है। तो बच्चों अपन को मालूम है कि इस क्लोज सरफेस से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना जाएगा, विद्युत फ्लक्स 0। यदि कोई बिंदुवत आवेश क्लोज सरफेस के बाहर स्थित हो तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, ये अपन पढ़ चुके। अच्छा, इसी प्रकार मान लो बच्चों अपन ने क्या करा कि कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई आवेश है Q, तो बोलो बच्चों इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान लो कितना जाएगा, इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना जाएगा, phi t = q by epsilon naught। ठीक है बच्चों, ये गाउस से अपन ने प्रूफ किया था। चलो बच्चों, अब ये दो इंफॉर्मेशन से अपन को क्वेश्चन करने हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखो अपन क्या करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो अपना पास, क्वेश्चन नंबर ए। आपको पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ठोस, सॉरी बच्चों, आपको दिया है एक अर्धगोला, आपको एक अर्धगोला दे रखा है बच्चों, ठीक है, अर्धगोला, खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला, ठीक है। इसे अपन बोलेंगे हेमी होलो स्फीयर, हेमी होलो स्फीयर, ठीक है। ये आपको दे दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। और एक आपको दे रखा है हेमी होलो स्फीयर एंड पॉइंट चार्ज। और देखो आपसे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि ये आपके पास क्या है, स्फीयर है बच्चों। हमें इसका 2D बना रहा हूं बच्चों, 3D में नहीं बना रहा। तो ये एक स्फीयर है, कैसा, हेमी होलो स्फीयर, ठीक है। और इसके बाहर यहाँ पे एक आवेश Q स्थित है, ये बंद है ना ऐसे पूरा, ठीक है बच्चों। और दूसरा आपको दे रहा है इसी क्वेश्चन को सेम, ये आपके पास हेमी होलो स्फीयर है और आवेश आपको दे रखा है अंदर Q। सेम बच्चों, ये हेमी होलो स्फीयर है, देखिए हम इसको बंद नहीं करा और यहाँ पे इसके सेंटर पे क्या रख दिया, Q पॉइंट। तो बच्चों देखो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 1 2 3। तीनों क्वेश्चन में क्या है, हेमी होलो स्फीयर है, लेकिन दोनों में तो क्या है, बंद है पूरा ये, लेकिन ये तीसरे में क्या है, ये ओपन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज हमें। और आवेश की पोजीशन इसमें बाहर है, इसमें अंदर और इसमें सेंटर पे है। तो आपसे बोला गया है तो तीनों केसों में, तीनों कंडीशन में सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो, यानी इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो बोलो बच्चों इसका आंसर बोलो ओरली, कितना फ्लक्स निकल रहा है इससे, तो phi t = 0। why 0? because this point charge is placed on outside the closed surface, यानी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है बच्चों। अब गेट माय पॉइंट बच्चों। अच्छा ये कहां पे, अंदर, तो बोलो phi t कितना जाएगा, q by epsilon naught। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, आप तो सिंपल कर लोगे। हर केस के लिए दिक्कत आती है इसमें, इसको आप कैसे करोगे बच्चों। तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से बच्चों। जब भी आपको ऐसी आकृति, यानी ये वाली जो है ना, इससे आपको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, इससे कितना विद्युत फ्लक्स पास आउट हो रहा है। लेकिन ये क्यू ना तो इसके बाहर स्थित है ना इसके अंदर स्थित है, ये ओपन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करनी पड़ेगी कि इसको आपको कंप्लीट
यानी क्लोज लूप बनाना है। आपको क्या बनाना है? बंद आकृति बनाओ। क्या बनाओ? बंद आकृति। बंद आकृति बनाओ। और कैसे बनाओ? बंद आकृति बनाओ इस प्रकार से बंद आकृति बनाओ इस प्रकार से कि आवेश Q आकृति के केंद्र पर स्थित हो। आवेश Q आकृति के केंद्र पर स्थित है। ये अपन को समझना है बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है अपन को? जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि एक बंद आकृति बनाओ और वो ऐसे बनाना है कि ये Q उसके केंद्र पर स्थित हो। तो बच्चों देखो, अपन ने बना ली बंद आकृति। तो ये आधा गोला है तो एक और गोला लगा दो, वही आधा, ठीक है। आधा गोला लगा दो, हो गया एक क्लोज। तो बंद आकृति हो गई। और ये जो आवेश Q है वो उस बंद आकृति के किस पे स्थित है? केंद्र पर। किस पे स्थित है? केंद्र पे। समझ आया? कई बच्चे देखो इसको बंद आकृति अलग अलग स्टाइल से लेंगे, लेकिन आंसर चाहिए तो ऐसे ही स्टाइल लगानी पड़ेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रेडी माइक पर मेरे प्यारे बच्चों, चलो समझ में आया ना मेरे बच्चों? बेटू समझ में आया ना आपको? चलो, पानी पानी। अब बच्चों देखो, तो इस बंद आकृति से बोलो, इस बंद आकृति से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? तो बंद आकृति से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू है 5 यही होती है एक बंद आकृति से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। अब बच्चों देखो, ये जो Q है वो इसके कहां पे? इस केंद्र पे। इसका मतलब ये टोटल जो है, टोटल फ्लक्स का आधा फ्लक्स तो इससे निकल रहा है, बाय सिमेट्रिक बोलेंगे, और आधा इससे निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अपन को ये वाला कैलकुलेट करना है, तो ऊपर वाला कैलकुलेट करना है। तो अब जब अपन ऐसे करने पे अपन देखो सिमेट्रिक से बोल सकते हैं, तब बाय सिमेट्रिक ठीक है बच्चों। तो तत्पश्चात बाय सिमेट्रिक या आफ्टर देन वी कैन से कि फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस इज कितना रहेगा? Q by 2 एप्सिलॉन। आधा हो जाएगा बच्चों। भाई टोटल कितना है? Q by एप्सिलॉन नॉट। और अपन ने देखा कि ये सेंटर पे है, सेंटर पे है इसलिए देख पा रहे हो, सेंटर पे नहीं होता तो नहीं देख पाते। सेंटर पे है इसलिए आधा यहाँ से निकल गया, आधा यहाँ से निकल गया। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये लाइन अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखो, आपको एक दे दिया घन। तो बच्चों आपको एक घन दे रखा है और उसकी साइड है आपको कितनी? ए भुजा का आपको एक घन दे दिया, ठीक है बच्चों। ये आपको घन दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर एक आवेश Q दे दिया। इसके अंदर क्या दे दिया? एक आवेश Q दे दिया। हुज लोकेशन इज नॉट फिक्स, यानी इस Q की आपको लोकेशन नहीं दी, केवल आपको दिया ये Q इस घन के अंदर स्थित है। एक बंद आकृति है, एक बंद घन आकृति आपको दे दी और उसके अंदर एक Q स्थित है। अब आपको उसकी लोकेशन नहीं दे रही बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा, बताओ इस घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। तो इस घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, इस घन से, तो आप आंसर सीधा दे दो, कितना आ जाएगा? 5 Q by एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा आंसर। इस घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पूछे तो Q by एप्सिलॉन नॉट, सीधा सा आंसर बच्चों इसका, ठीक है। लेकिन अब आपको बच्चों क्या बोला जाए? आपको बोला जाए कि बताओ इस वाले फेज से, कौन से वाले फेज से? ये वाले फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा। अब आप बोलो ना बेटी कि इस चीज को तो आपने कई बार बोल दिया, आपको बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं इस लाइन को और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया कि O A B C, यानी O A B C फेज से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान रखो। अब क्या करो? तो बच्चों देखो, कई बच्चे क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, कई जो एडवांस हल्के से थोड़े से चल जाते हैं वो इसको क्या करेंगे? अच्छा, टोटल से
टोटल से कितना हो गया, टोटल से हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओ टोटल से कितना हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितने फेस है, 6। कितने फेस है, 6। तो हर एक फेस से कितना निकलेगा, तो ईच फेस, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे मंद मंद मुस्कुराते रहेंगे और आंसर देखो करके आएंगे वो, और मन ही मन खुश हो जाएंगे कि हमने ये आंसर सही लगाया है। क्योंकि ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये Q इसके सेंटर पे स्थित नहीं है। जब तक ये Q इसके सेंटर पे स्थित नहीं होगा तब तक अपन इसका आंसर बाय सिमेट्रिक ये बोल ही नहीं सकते। अब रेडी मेरे बच्चों, फिर आप बोलोगे कि गुरुजी अब इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर अपन घनकोण से निकालेंगे। तो एक चीज आपको देगा, या तो कुछ एंगल दे देगा, ठीक है, उसका हाफ एंगल दे देगा, तो घनकोण से अपन इसका आंसर निकालेंगे। तो इस लेक्चर के लास्ट जो टॉपिक होगा वो सॉलिड एंगल होगा। आर यू रेडी माय पॉइंट बच्चों? तो ये चीज आपको अब आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटू। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से समझ आया बच्चों कैसे अपन फ्लक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको दे दिया एक स्क्वायर प्लेट दे दी, whose साइड इज A, ठीक है, इसकी साइड कितनी है A। स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, वर्गाकार शीट, और जिसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी A, ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला गया है कि इसके सेंटर से, मतलब कि यहां से A/2 दूरी पे, परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर कितनी बाई दूरी पे, A/2 दूरी पे एक आवेश लगा हुआ है Q, एक आवेश लगा हुआ है Q। तो अब इस Q से निर्गत, इस Q से इस शीट से, मतलब इस Q के कारण इस शीट से निर्गत विद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो बताओ बच्चों इसका आंसर कैसे दोगे। बच्चों जब भी आपको ऐसे आकृति से फ्लक्स निकालना हो तो आप क्या करोगे बच्चों, इस आकृति को क्या करोगे, बंद करोगे। क्या करोगे, बंद। तो बंद जिस आकृति से करोगे वो ऐसे करना कि ये जो दिया गया Q है वो क्या बन जाए, इसका सेंटर पे स्थित हो जाए। कहां पे स्थित हो जाए, उसके सेंटर पे स्थित हो जाए। आगे में आपको बच्चों तो देखो, तो इसके सेंटर में होगा तो ये A/2 दूरी पे है। इसका मतलब जो मैं इसको कंप्लीट करूंगा बच्चों, ये ऐसे एक घर बनाऊंगा ये। तो बच्चों मैंने देखा कि ये क्या बना, घर बना, और ये A है ना बच्चों, इसको A/2 को थोड़ा छोटा कर लो। हाँ देखिए A/2, ठीक है बच्चों। तो अब अपन को पता लग गया कि ये जो A/2 दूरी पे है यहाँ से, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, ये बनाए गए घन के केंद्र पर स्थित हो गया। बनाए गए घन के केंद्र पर स्थित है। तो बोलो इस टोटल घन से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अब ये केंद्र पे है तो बाय सिमेट्रिक अपन क्या बोलेंगे, इसमें कितने फेस है बच्चों, 6 फेस है। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट बाय सिमेट्रिक। अरे में पढ़ बच्चों, तो हर फेस से इतना है। तो बोलो अब अपन को देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये वाला, तो ये भी तो एक फेज है, तो इस फेज से तो कितना निकलेगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। अब रेडी में बच्चों समझ में आया, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, देखो आनी चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, अनदर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, हल्का सा टफ बना लेते हैं। चलो आना चाहिए। देखो बच्चों आपको एक घन दे दिया और इसकी साइड आपको दे दी कितनी, ए, ठीक है बच्चों। आपको ए साइड का क्या दे दिया, घन दे दिया, ठीक है। ए साइड है, इसकी साइड्स कितनी है, ए, ठीक है बच्चों। और यहां आपको
आवेश रख दिया Q, यहाँ क्या रख दिया आवेश Q इसके एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे या वर्टिसेस पे आवेश रख दिया Q बिंदु बता आवेश। अब आपसे बोला क्या है, आपसे बोला है कि इस वाले फेज से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ, ये वाले फेज से निर्गत, इस वाले फेज से निर्गत, ठीक है। तो देखो बच्चों ये थोड़ा टफ हो गया और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल समझदार वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे कि जो Q है ना इसको एक क्लोज सरफेस से ढकेंगे। अब बच्चों ये Q अंदर थोड़ी है, ये Q तो यहाँ पे है शीर्ष पे बाहर आउटसाइड, समझ रहे बच्चों। तो अब इसको ढकने के लिए मुझे क्लोज एक बंद आकृति बनानी पड़ेगी। कैसी बंद आकृति बनाऊं, ऐसी बनाना कि इसके लिए ये दूरी, तो ये दूरी भी कितनी है यहां से यहाँ ए दूरी है ना, तो ऐसे आकृति बनाना कि ये जो होगा ये उसके सेंटर पे चल जाए, या Q उसके सेंटर पे स्थित हो जाए। तो बच्चों देखो इस वाले पॉइंट से समझो कि ये एक साइड थी ए साइड एक प्लेट थी, उसके सेंटर से a/2 पे एक आवेश Q था। जब अपन एक बंद आकृति बनाई तो ये घन का क्या बन गया, केंद्र बन गया a/2 दूरी पे। सेम बच्चों देखो यहाँ ये यहाँ किस पे ए पे। अब मुझे इसको सेंटर बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, इसका दुगना यानी a/2 का दुगना तो a घन हो गया, तो यानी a है तो a का दुगना कितना हो जाएगा 2a, तो 2a घन कंसीडर कर लूंगा। क्या कंसीडर कर लूंगा 2a घन। तो देखो बच्चों 2a घन जब मैं कंसीडर करूंगा तो ये a है, इस तरह बनाते हैं बच्चों। तो मुझे एक बंद आकृति लेनी है, कौन सी 2a घन वाली, हो गया ना a 2a। बच्चों प्यारे बच्चों, ये बच्चों ये मैंने क्या ले लिया 2a घन ना, तो ये 2a कंप्लीट घन बनाया और ये देखा कि इस घन के जो बच्चों ये a है तो ये a तो 2a हो गया ना, ये कितना हो गया 2a। दिख रहा है ना बच्चों आपको बोर्ड पे, मतलब दिख रहा है ना कैमरे पे, देखो अच्छा थोड़ा सा नीचे चला गया, कोई नहीं बच्चों आपको दिख तो रहा होगा ना। तो ये 2a, ठीक है बच्चों, ये 2a लेंथ हो गई इसकी, है ना, और ये a/2। अब समझ में आया बच्चों। अब देखो ऐसे कितने डब्बे इसके अंदर आएंगे, ऐसे कितने डब्बे इसके अंदर भरे जाएंगे। तो बच्चों पहले वाले डब्बे का आयतन बोलो कितना है a3, और ये जो नया है नया वाले डब्बे इसका आयतन बोलो कितना जाएगा, तो v = 2a3, तो v कितना जाएगा 2 का क्यूब 8a3। तो इस वाले डब्बे में तो पहले वाले दिए गए डब्बे कितने डब्बे देंगे 8 डब्बे, ऐसे 1 2 3 4 और ऊपर 4, तो कितने हो गए 8। और ये जो Q हो गया उन सबका क्या हो गया सेंटर हो गया। और गेट में पढ़ बच्चों बस बन गया। अब आंसर लिखना है, लिख लो आंसर। समझ में आया बच्चों। तो ये चीज तो आपको खुद को कॉमन सेंस लगाना है बच्चों, ठीक है। तो बोलो 5 में जाएगा टोटल डब्बे से, बोलो तो टोटल डब्बे से 5 हो जाएगा Q/ε0। इस टोटल 2a क्यूब से निर्गत फ्लक्स कितना जाएगा Q/ε0। अब इस घन के हर एक फेज से, क्योंकि ये Q उसके सेंटर पे है, ये Q इस नए बंद आकृति के केंद्र पर है, तो इसके हर एक फेज से कितना वो निकलेगा फ्लक्स, तो हर एक फेज से फ्लक्स, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेज, कितना जाएगा Q/6ε0, ये जाएगा बच्चों। अब देखो अपन को तो कौन सा निकालना है, ये वाला, ये निकालना है ना बच्चों। तो ये वाला फेज ले लो, इस वाला फेज, तो ये वाले फेज से कितना फ्लक्स निकला Q/6ε0। अब इसके कितने भाग है, ये ऐसे कितने 4 सिमेट्रिक से, 1 2 ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ऐसे कितने हो गए 4, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे 4 1 2 3
4, समझ आया बच्चों? तो 4 हो गए ना, तो हर एक से कितने हो गए, तो आंसर कितना जाएगा, तो 5 इज द टोटल आंसर, मतलब फाइनल आंसर। तो फाइनल फ्लक्स तो कितना जाएगा, Q/4, तो 6 चौक 24 एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, देखो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो। चलो इसको नोट डाउन करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, वो बच्चों ने डाउट पूछा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखना बच्चों ने कैसे डाउट पूछा था। खत्म करो बच्चों इसको। चलो अब देखो, आओ जी साजन अंगना फूल बरसेंगे, मेरे प्यारे बच्चों 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 देखो क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको भी मजे आएंगे देखो, और आपके तोते भी उड़ेंगे। आपको मजे भी आएंगे और आपके तोते भी उड़ेंगे, देखो कैसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए मैं आपको पहले साइड्स बना देता हूं, कार्टेशियन। तो ये हमने x y z, ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला देखो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये वाला बच्चों, ये कौन सा प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया YZ प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया ये, YZ प्लेन, समझ रहे हैं बच्चों, YZ प्लेन है ना। और ये कौन सा प्लेन हो गया, ये हो गया ZX प्लेन। और ये कौन सा प्लेन हो गया बच्चों, ये हो गया अपने XZ प्लेन, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि ए लेंथ की है ना, यानी ए लंबाई की या ए चौड़ाई की, सॉरी, ए चौड़ाई की एक अनंत सीट, ए चौड़ाई की एक अनंत सीट YZ प्लेन में स्थित है, YZ प्लेन में स्थित है। तो बच्चों देखो क्या है, ए चौड़ाई की एक अनंत सीट YZ प्लेन में स्थित है, ठीक है। और YZ प्लेन में कैसे, तो इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे दे रखा है कि -a/2 + a/2, यानी बच्चों देखो रेफरेंस है ना, ये जो पॉइंट है 0, 0, 0, मूल बिंदु से प्लस के a/2 ऊपर और माइनस के a/2 नीचे, ऐसे। तो ये हो गया टोटल लेंथ a/2। और ये कैसे है, कहां किसमें है, अनंत सीट YZ प्लेन में। और इसकी चौड़ाई कितनी है, a/2। अब समझ आया चाहिए, तो ये सीट है ऐसे, ये आपको सीट दे रही है बच्चों, ठीक है। और ये ऐसे चलते जाओ अनंत तक और अनंत तक। और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है कितनी, a/2, मतलब a, इसकी चौड़ाई कंप्लीट चौड़ाई कितनी है, a, ठीक है। और ये हो गया इसका सेंटर, यहां से ये हो गई a/2 और ये हो गई माइनस के a/2, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब स्थित है, तो ये चित्र में दिखा दिया मैंने आपको कैसे। अब क्या देगा आपको, यहां से S अक्ष पे, कहां पे, S अक्ष पे कितनी दूरी पे, √3a/2, √3a/2 दूरी पर एक आवेश Q रखा हुआ है, ठीक है। यानी इस सीट के केंद्र से S अक्ष पर
√3a/2 दूरी पर एक आवेश q रखा है। ठीक है बच्चों, एक आवेश q रखा है। तब आवेश q से या q द्वारा अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोला है बच्चों, तब शीट से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तब शीट से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए अब अपन कैसे करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये देखो आपने ये ले लिया, ठीक है, ये क्या है आपके पास ए, टोटल कितनी चौड़ाई है इसकी ए, मैंने 2D में रिप्रेजेंटेशन कर दिया इसको। किसमें रिप्रेजेंटेशन कर दिया इसका, 2D में। ठीक है बच्चों, ऐसे पिच कर दिया इसको, तो 2D में रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसका सेंटर से, ये सेंटर है Q, सेंटर से कितनी दूरी है ये, √3a/2 ये दूरी। ठीक है बच्चों, तो और ये कितना हो गया यहां से, ये हो गया a/2 और a/2। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है इस Q का इससे, ये वाला एंगल। तो बच्चों ये वाला जब एंगल निकालूंगा तो बोलो कितना बन जाएगा, तो ये एंगल निकालना मुझे थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है a/2, आधार कितना है √3a/2 निकाला बच्चों अपन ने। 2 से 2, a से a, 1/√3। बोलो थीटा के किस मान के लिए 1/√3 आया, 30 डिग्री। अब बच्चों ये 30 डिग्री हो गया, कितने डिग्री हो गया 30। तो बच्चों ये दूरी भी a/2 है, ये समान है, तो ये एंगल भी कितना जाएगा 30, ये भी 30 हो जाएगा। तो टोटल कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, तो टोटल ये एंगल हो गया 60 डिग्री। कितना एंगल हो गया बच्चों, 60 डिग्री। आगे में बच्चों चलो, अब बच्चों देखो मैंने आपसे क्या बोला है कि जब भी आपको ऐसी कोई आकृति से फ्लक्स निकालना है तो अब आप क्या करोगे, इसको बंद करोगे, इस आकृति को क्या करोगे, बंद। कैसे बंद करना है, इस प्रकार बंद करना है कि ये Q इसके सेंटर पे हो। समझ में आया बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इस आकृति को इस प्रकार बंद करना है कि ये Q बनी गई आकृति के सेंटर पे स्थित हो। समझ में आया बच्चों, तो बोलो कैसे अपन बंद करेंगे इसको। तो बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है रेगुलर पॉलीगन का, बच्चों रेगुलर पॉलीगन को याद करेंगे अपन। ठीक है, अब बोलो इस रेगुलर पॉलीगन की एक भुजा से एंगल कितना बन रहा है 60। तो इसको मैं केंद्र मानते हुए, तो यदि मैं इसको ऐसी कई भुजा लूंगा तो कितनी भुजा लूंगा, तो 60 को कंप्लीट करो 360 से, तो 60 को 360 से कंप्लीट हो कितना गया 6। तो ये क्या बन जाएगा, षटभुज। क्या बन जाएगा ये, षटभुज 6। नहीं समझ में आया बच्चों, देखो रेगुलर पॉलीगन के सेंटर जो होता है ना, सेंटर, तो रेगुलर पॉलीगन के सेंटर से एक पर्टिकुलर भुजा से एंगल जो बनाया है 60। ठीक है, तो वो हर एक भुजा से एंगल कितना बनाएगा 60 और वो Q के सेंटर पे स्थित होगा। रेगुलर पॉलीगन के सेंटर से पर्टिकुलर भुजा पे बनाया गया एंगल 60, वो हर एक भुजा से भी कितना एंगल बनाएगा 60। तो ये सेंटर पे स्थित हो जाएगा। तो कितनी भुजा बनेगी ऐसी, 6 भुजा, क्योंकि 60 को कंप्लीट करो 360, तो 60 का पारा कितनी बार बोलोगे, 360 हो जाएगा, तो 6 बार। समझाया बच्चों, तो ये बन जाएगा क्या आपके पास, पंचषटभुज। तो देखो बच्चों ऐसे सेम एक भुजा इधर बन जाएगी। ठीक है, और एक ये बन जाएगी सेम, एक ये बन जाएगी सेम, एक ये बन जाएगी सेम, और एक ये बन जाएगी सेम। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए बच्चों। यानी ये क्या हो गया बच्चों, जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये ऐसे 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 और ऐसे, इस प्रकार मैं इसको बंद कर दूंगा उसको। समझ में आया, ऐसे करके जो प्रिंट दूंगा। अरे में पढ़ बच्चों, तो बोलो अब इस टोटल से बोलो, तो टोटल से प्लस कितना जाएगा 5t q/ε0। टोटल से मुझे निकालना किससे, एक पर्टिकुलर से, तो बोलो तो हर एक फेज से सिमेट्रिक से निकलेगा, तो बोलो इससे कितना हो जाएगा, तो 5t कितना आ जाएगा q/6ε0।
बच्चों समझ में आया ना, कितनी भुजाएं इसकी, 1 2 3 4 5 6 ना, तो हर एक से कितना हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। अब बच्चों देखो इसी क्वेश्चन में अब आपका जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था वो कैसा क्वेश्चन बन के आया बच्चों, बस उन्होंने क्या चेंज कर दिया, देखो अब ये समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस उन्होंने कुछ चेंज किया, और क्या चेंज किया वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो बच्चों आज ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, सॉलिड एंगल के लिए टाइम कम बचा है अपने पास ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन फिर लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपसे ये बोला गया कि +1 और -1 चौड़ाई की एक अनंत शीट yz प्लेन में स्थित है। कहां पे स्थित है? yz प्लेन में। इसका मतलब वही सेम yz प्लेन में, और ये टोटल कितना हो गया, दो मतलब दो लंबाई हो गई, कितनी लंबाई हो गई? 2। तो इसकी कितनी है? 1। और ये जो क्यू रखा हुआ है ना, ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है? ये रखा है √2 + के 1। कितनी दूरी पे रखा है बच्चों? ये √2 + के 1। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ऐसे लगा दिए पहले, ठीक है। और इसके सेंटर से यहाँ पे एक आगे क्यू रखा है जिसकी लेंथ कितनी है? √2 + के 1। और ये दूरी कितनी है? 1। और ये भी कितनी है? 1। अब ये एंगल निकालो थीटा, तो बच्चों बोलो tan थीटा कितना रहेगा? tan थीटा लंबा के आधा, लंब कितना है? 1, आधा कितना है? √2 + के 1। अब बच्चों देखो √2 - 1 और √2 - 1 कर लेते हो ऊपर नीचे परिमेय, तो tan थीटा कितना रहेगा? √2 - 1 ऊपर आएगा बटे a² - b², तो 2 - 1 तो कितना रहेगा? 1 को गुणा करेंगे मतलब 1 का भाग लगाएंगे तो √2 - 1 आ जाएगा। तो बच्चों थीटा की किस वैल्यू के लिए √2 - 1 आता है? तो ये आता है 22.5 डिग्री के लिए। आपको मालूम बच्चों ये किसके लिए आता है? 22.5 डिग्री के लिए। तो बच्चों ये एंगल 22.5 डिग्री है, तो ये एंगल भी 22.5 डिग्री होगा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया बच्चों 45 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 45। ठीक है बच्चों, तो एक भुजा से सेंटर पे 45, तो इसी को सेंटर मान दो। ये मैं कितनी भुजा इसको ढकूं, कितनी भुजाओं से ढकूं, तो 45 को कितनी बार बोलूं? 360 आ जाएगा, 8 बार। समझ आया बच्चों? तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्टागन। क्या बन जाएगा बच्चों? ऑक्टागन। आप कर सकते हैं बच्चों ये, आप ये बन जाएगा आपके पास ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ बच्चों? ऑक्टागन बन गया। तो टोटल से बोले कितना रहेगा? 5t = 2/ε0। तो अपन को तो किससे निकालना है? केवल एक पर्टिकुलर से, तो 5 कितना रहेगा? q/8ε0 इसका आंसर। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों आज के लिए अपन क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपना सॉलिड एंगल बच चुका है, और फिर उसके बाद अपन को क्या निकालना है बच्चों? गाउस की एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ के रहे एक कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बस जस्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को वैसे तो अपन बेसिक मैथमेटिक्स में कर लेते हैं बच्चों, फिजिक्स की 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में सॉलिड एंगल को अपन कवर कर लेते हैं। सॉलिड एंगल, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये 4 चीज बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाती है बच्चों। ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे फ्लक्स का एक रोल होता है, तो मैं यहाँ पे भी इसको कराऊंगा। और इसी कॉन्सेप्ट को आप बच्चों देखो अपन कहाँ पे लगाएंगे? ऑप्टिक्स में भी लगाते हैं। तो पहले आओ समझते हैं घनकोण क्या होता है बच्चों। तो बच्चों देखो आपने सुना होगा स्टेरेडियन। आपने क्या सुना है? स्टेरेडियन। जी बिल्कुल सही बच्चों, ये घनकोण किसका मात्रक होता है? मतलब घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। आपने ये देखा होगा कि दो पूरक ऐसे ही राशि होती है, पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपने देखोगी। देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल यानी मूल राशि है। मूल राशि आपको बोला होगा सर ने कि 7 + 2 होती है।
7 प्लस 2, यानी दो कौन कौन सी दो राशि होती है, पूरक राशि। एक तो पूरक राशि में कौन आता है, रेडियन, और एक क्या आता है, स्टेरेडियन। तो ये वही स्टेरेडियन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों रेडियन तो क्या होता है, सिंपल फॉर्म प्लेन एंगल, ये तो क्या प्लेन एंगल, ठीक है, सिंपल प्लेन का। और ये क्या होता है अपना सॉलिड एंगल, ठीक है बच्चों। अब देखो पहले इस प्लेन एंगल के बारे में समझते हैं बच्चों। तो जैसे मेरे पास कोई लाइन है, इस लाइन से मुझे इतना आर्क लेना है, ठीक है, इसका एंगल लेना है। तो बच्चों ये, तो मैंने क्या करा, ये और यहां से दोनों समान लेंथ लंबाई के एक मैंने पॉइंट ले लिया। तो ये आर है, ये भी आर है, और ये क्या हो गया, आर हो गया बच्चों। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये प्लेन एंगल। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ये है ना। तो थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये हमने पढ़ा है, ठीक है बच्चों। और ये को आर्क यानी सेंटीमीटर मतलब मीटर जो भी होगा, तो ऐसे इसकी यूनिट तो ऐसे क्या होती है, यूनिट लेस। देखो आर्क भी सेंटीमीटर होता है, रेडियस भी सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट लेस। लेकिन फिर भी थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है बच्चों, क्या होती है, रेडियन, ठीक है बच्चों। फिर इसमें क्या मतलब अपन को क्या याद रखना है कि बच्चों यदि ये आर्क को मैं ऐसे कर दूं तो ये, बोलो अब थीटा चेंज होगा क्या, नहीं, थीटा समान होगा, ठीक है बच्चों। मान लो लेकिन और ऐसे और चेंज कर दूं, जैसे आर्क को मैंने ये कर दिया, अब बोलो क्या थीटा चेंज होगा क्या, नहीं। इसका मतलब इररेस्पेक्ट ऑफ यानी थीटा will not change, theta will not change irrespect of change of arc। समझा बच्चों, यानी आर्क के चेंजेस में, आर्क यदि चेंज हो रहा है तो थीटा विल नॉट बी चेंज, जो आर्क इररेस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ शेप ऑफ आर्क, चेंज ऑफ शेप ऑफ आर्क, ये आर्क तो चेंज हो ही जाएगा, आर्क चेंज करेगी, यानी आर्क की आकृति कुछ भी हो, थीटा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट लाइन में बच्चों ये चीजें समझो ना। तो यदि अपन थीटा की आकृति को आर्क चाप की आकृति को कैसे ही रखो, थीटा के मान में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया रेडियन का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार बच्चों अपन पढ़ेंगे किसका, स्टेरेडियन का। तो बच्चों देखो स्टेरेडियन कैसा होता है, ये होता है अपने पास 3D में, ये तो प्लेन में होता है और ये 3D एंगल में होता है। तो जैसे मान लो मैंने आपको बच्चों क्या दिया, एक आइसक्रीम दी, तो आइसक्रीम से समझो बच्चों, ठीक है। एक मैंने क्या दिया आपको, कौन दिया, कौन, ये बच्चों कौन है ना, ऐसे ये आइसक्रीम, ठीक है बच्चों। मुंह में पानी आ गया होगा बच्चों मुंह में पानी मत लाना बच्चों, लॉकडाउन में कोई आइसक्रीम नहीं आ रही अभी। तो बच्चों इसका मुझे क्या निकालना है, सॉलिड एंगल है ना। तो देखो ये बच्चों सॉलिड एंगल, देखो ये जो सतह है ना, यानी ये बच्चों ये जो सतह है ना, ये वाली सतह है, इस सतह से ये देखो सरफेस है, ये ऐसे होगा बच्चों, देखो ये ऐसे बिल्कुल, देखो पूरा ऐसे ना, ऐसे होगा ना सॉलिड, मतलब पूरा सतह ऐसे दिखेगी आपको। तो इस सतह के हर एक पॉइंट से इस बिंदु O को मिला एक रेखा मिलाएंगे और इस रेखा के द्वारा एक एंगल बनेगा। वो एंगल कैसे बनाएंगे अपन, ऐसे कैप, ये ऐसे कैप से बनाएंगे बच्चों, ठीक है, ये कैप। इसको तो बच्चों अपन सिंपल लाइन से बनाते हैं, और इसको अपन कैसे बनाते हैं, एक कैप से, ठीक है बच्चों, ऐसे कैप से, छोटी वाली कैप से, ऐसे ढक लेना कैप से। ये कैप का जो एंगल होगा ना बच्चों, इसको अपन बोलेंगे ओमेगा। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा बराबर कितना है बच्चों, तो देखो ये ओमेगा, अब बच्चों क्या करेंगे अपन कि इसकी इस पॉइंट, इस सतह के हर एक पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या लेनी है अपन को, सेम। तो ये आर हो गया, हर एक पॉइंट से ऐसे ही लेना अपन को। तो बच्चों देखो यदि कोई आकृति ऐसे है, सतह ऊपर सतह ऐसी है कि उसके हर एक पॉइंट से दिए गए बिंदु से
दूरी समान नहीं आ रही, दूरी समान नहीं आ रही, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसका समाकलन करेंगे। कैसे? जैसे मान लो बच्चों कोई भी आपके पास एक आर्बिट्रेरी, जैसे मान लो ये कोई है, ठीक है, ये कोई रिंग है या डिस्क, मान लो कोई डिस्क है, क्या है कोई डिस्क, ठीक है बच्चों, डिस्क है। अब इस डिस्क का मुझे क्या निकालना है, एरिया। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस एरिया, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना चाहता हूं मैं। लेकिन बच्चों अब क्या होगा, इसके एरिया निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से निकालूंगा मैं, तो क्या करूंगा, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया O, अब बच्चों फिर क्या करूंगा, इसके हर एक पॉइंट से, इस डिस्क के हर एक पॉइंट से इस पे एक लाइन बनाऊंगा, और वो लाइन की दूरी क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो बच्चों इस चकती, पूरी चकती के लिए तो नहीं समान है, ये समझ में आया बच्चों, क्योंकि अरे ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ये चकती जैसे ये है, ये कोई चकती है, यहाँ पॉइंट आपका ये रहा, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सॉलिड एंगल में कॉन्सेप्ट ओमेगा में जब मैं मान यहाँ रखूंगा, तो ध्यान रखना कि ये जो सतह है ना, सतह के हर एक पॉइंट से इस बिंदु की दूरी r होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब लेकिन जब अपन ने कोई ऐसी कोई आकृति ले ली, चकती, ठीक है, कैसी भी ले लो, कोई सी भी आकृति, ठीक है, और कोई बिंदु O है, यदि इनके सारे पॉइंट से, इस सतह के स्थित सभी पॉइंट बिंदु से मिलाने वाली रेखा समान आ गई, तो वेल एंड गुड, तो ये तो बहुत अच्छा है अपने लिए। लेकिन नहीं आई तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको समाकलन करके बनाना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करूंगा बच्चों, फिर मैं इसमें से एक छोटा सा पीस काट लिया, ये बहुत चिन्ना सा क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है, अच्छा बहुत चिन्ना सा क्षेत्रफल ले लिया, और इससे मिलाने वाली सारी लाइन, इससे मिलाने वाले सारी रेखा क्या है, समान लंबाई की होगी, ठीक है बच्चों, समान लंबाई की आएगी। और नेगेटिव में बच्चों, अब इसको लंबाई मैंने दे दिया r, ठीक है बच्चों, और इनके द्वारा जो बनाया गया कौन है, सॉलिड एंगल को कैसे बनाते हैं, कैप, ये ऐसे कैप से, ठीक है, इसको अपन बोले, इसके मान कितने, ओमेगा इज इक्वल टू क्या देंगे बच्चों, ये छोटा सा जो एरिया है, ये जो छोटा सा एरिया है, इसको मैंने नाम दिया dA, ठीक है बच्चों। तो देखो कौन बराबर क्या होता है, आर्क बटे रेडियस, कौन बराबर क्या होता है, आर्क बटे रेडियस, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल, जो सतह का क्षेत्रफल ना, तो क्षेत्रफल बटे आर्क स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल बटे आर्क स्क्वायर, dA बराबर आर्क स्क्वायर। अब बच्चों ये तो देखो, अब क्या है अपने पास, ये छोटा सा dA है, मुझे पूरा ये निकालना है, तो मैं इसका समाकलन करता हूं, व्हाट है मतलब, ठीक है बच्चों। फिर अभी समझाने के लिए, अभी बस मैंने ये समझाया है कि यदि आप आकृति से सतह की, सतह का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उस सतह के क्षेत्रफल पर स्थित प्रत्येक बिंदु से आप एक फिक्स बिंदु पर क्या डालोगे, लाइन रेखा खींचोगे, ठीक है, उन सभी रेखाओं से घिरे एक जो कोण होता है उसे अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है बच्चों। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो रेखाओं की दूरी समान हो, नहीं है तो फिर छोटा सा एरिया, ठीक है बच्चों। अब जैसे इसके केस में तो समान है, तो आप तो बस सिंपल सा इसका एरिया लो, आप खत्म, अगर रेडी माय पॉइंट बच्चों। चलो अब सवाल उठता है ये चीज तो समझ आ गई। चलो अब इसको भी अपन एक्सप्लेन करेंगे कैसे अपन करना है, डोंट वरी अबाउट दिस बच्चों। चलो तो ये सिंपल सी चीजें मैंने पढ़ ली कि अपन को कैसे कब क्या लिखना है, डी कब लिखना है, ए सिंपल कब लिखना है, अभी अपन ने ये चीज पढ़ी। चलो और बच्चों अब देखो अपन क्या करेंगे कि सवाल ये उठता है कि गुरुजी आकृति, स्मॉल आकृति यानी स्मॉल क्षेत्रफल ये है, स्मॉल क्षेत्रफल डी ये रहा, ठीक है, और ये बिंदु रहा, मतलब इनसे इन क्षेत्रफल के या इस सतह पे स्थित सभी बिंदुओं से अपन ने एक पर्टिकुलर फिक्स बिंदु पे लाइन खींची, तो इन लाइनों के द्वारा एक एंगल बनेगा जिसे पहले बोला सॉलिड एंगल ओमेगा, ठीक है बच्चों। और ये इसका डी हो गया छोटा सा। अब आप कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी यदि मान लो सेम कहानी ये, ठीक है, मैं देखो अब क्या कर रहा हूं, मैं इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल के मान में चेंज कर रहा हूं। ये क्षेत्रफल दिए ऐसे भी तो रखा हो सकता है, ऐसे,
क्या बच्चों बोलेंगे मुझे क्षेत्रफल ऐसे भी हो सकता है। फिर अब क्या फर्क पड़ेगा जब ये क्षेत्रफल ऐसा हो जाएगा तो, समझ में आया बच्चों। तो जब बच्चों यदि क्षेत्रफल ऐसा हो गया तो अब देखो पहला जो अपने पास ब्लू वाला था उसका उसका डीए की दिशा किधर आ रही थी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये थी डीए वेक्टर इधर, ठीक है। और अब जो ये व्हाइट वाला है उसका क्षेत्रफल किधर आ रहा है, उसका क्षेत्रफल ये डीए डैश, व्हाइट वाले का क्षेत्रफल इधर आ रहा है, समझ में आया बच्चों। तो जब अपन को ये सॉलिड एंगल निकालना है, मतलब सॉलिड एंगल लिखना है, तो सॉलिड एंगल में मैं कौन सा डीए लूं बच्चों, यानी ये जो व्हाइट वाले का है इस व्हाइट वाले का कौन सा डीए लेना है, ये वाला लेना है कि इसका भी कुछ कंपोनेंट लेना है। तो बच्चा अपन को हमेशा क्या लेना है, हमको हमेशा सतह का वो वाला क्षेत्रफल लेना है जिसकी दिशा किसमें हो, जिसकी दिशा इसके लंबवत हो, यानी ये जो आर है बच्चों देखो ये जो डी है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। अब देखो समझ अपन को हमेशा क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल तो हमेशा सतह के परपेंडिकुलर ही हो गया डी डैश, ठीक है। अब मुझे सॉलिड एंगल लिखना है इसका, ये सॉलिड एंगल लिखना है, इस वाले का मुझे सॉलिड एंगल लिखना है, ये सॉलिड एंगल, ठीक है। ये सब लाइन ऐसे निकलते ना बच्चों, ऐसे, ठीक है बच्चों, इसका सॉलिड एंगल लेना है। और ये दूरी हो गई इसकी आर, ये दूरी कितनी हो गई आर, ठीक है बच्चों समान। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कंपोनेंट कौन सा लेना है, जो इसके क्या हो, ये जो कैप है ना इस कैप के क्या हो लंबवत हो, या इस कैप से मिलाने वाली लाइन के अनुदिश आ जाए। तो देखो इस कैप से और इस सतह इस बिंदु को मिलाने वाली लाइन ये आर, ठीक है, तो ये आर की दिशा में आ जाए। यदि पहले से है वेल एंड गुड, और नहीं है तो मिलाओ। तो क्या करेंगे अपन, तो कितना एंगल है थीटा, तो इसका कंपोनेंट कर लेंगे डीए डैश कोस थीटा, समझ आया बच्चों। तो अब इसके केस में ओमेगा क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे डीए डैश कोस थीटा अपॉन आर उसका। अब बच्चों देखो कई बच्चों के तोते उड़ गए, सब नहीं समझ आ रहा होगा क्योंकि क्या आप कह रहे हो, क्या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, केवल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सॉलिड एंगल जब नापेंगे ओमेगा, उसको आप जनरली लिखोगे कैसे, ओमेगा को आप लिखना छोटा सा डीए परपेंडिकुलर अपॉन आर उसका। परपेंडिकुलर क्या होता है, यानी अपन को ये कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, जो नीचे दिए गए कैप जो सॉलिड एंगल है ना उस मतलब अपन को छोटा सा डीए कौन सा लेना है, कैप के परपेंडिकुलर लेना है, कैप के क्या लेना है परपेंडिकुलर। तो पहले देखो पहले वाले केस में तो डीए ऊपर था और कैप उसको जब अपन मिलाएंगे तो वो कैप के परपेंडिकुलर आ रहा है पहले वाले केस में। तो पहले दूसरे वाले केस में क्या है, डीए इधर है और परपेंडिकुलर थोड़ा है कैप के, तो अपन क्या करेंगे इस कैप के परपेंडिकुलर लेके आएंगे, समझ आए बच्चों। तो ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे, ओमेगा सूत्र क्या याद रखेंगे सॉलिड एंगल का, ओमेगा इज इक्वल टू डीए परपेंडिकुलर अपॉन आर उसका, किसके परपेंडिकुलर, सॉलिड सॉरी घन कोण के, ठीक है बच्चों, कैप के परपेंडिकुलर। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया। या फिर अपन आर के परपेंडिकुलर बोल लो, सीधे सीधे कैप का परपेंडिकुलर मतलब आर के परपेंडिकुलर। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया ये। चलो अब अपन देखते हैं कि कैसे अपन इसको फाइंड आउट करते हैं, डीए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे कॉन्सेप्ट, तो वो देखो सॉलिड एंगल का। तो ये तो सब रामायण जो थी बच्चों, ये केवल किसको समझाने के लिए था, एक तो आर कैसे निकालते वो, ठीक है बच्चों, मतलब अपन को आर कैसे कंसीडर करना है, कब अपन को समाकलन करना है, कब अपन को नहीं करना। दूसरा कॉन्सेप्ट कि डीए लेना कैसा है, डीए परपेंडिकुलर लेना है बनाए रहे कोण के परपेंडिकुलर, कैप के परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लाइन आती है रेडियन में, प्लेन रेडियन में, क्योंकि लाइन से दिखाता है। यहाँ पे सतह आता है, सॉलिड एंगल क्या कवर करता है, सतह यानी क्षेत्रफल को कवर करता है। चलो बच्चों अब देखो इसके ऊपर अपन डेरिवेशन करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों देखो एक गोला है,
ये अपने पास स्क्वायर है आइडेंटिफाई पर बच्चों, और इसकी ये रेडियस है r। अब बच्चों देखो मैंने क्या करा कि यहां से ये मैंने थोड़ा सा चाप काट के ऐसे, देखो ये ऐसे आया ना बच्चों, इसके भाग को ऐसे काट के बाहर ले कौन, तो कौन होता क्या है, कौन एक स्क्वायर का भाग ही होता है, तो इस कौन को मैंने ऐसे काट लिया, ये ठीक है बच्चों समझ में आया। तो इस कौन को, जो कौन आया ना ये ऐसे, ये और इसके सेंटर से ये, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे इसका सेंटर है, और इसको अब देखो बच्चों अपन को क्या करना है कि इसके हर एक लाइन से, इस सतह के हर एक बिंदु से एक लाइन बनाओ, ठीक है। अब ये जो बनेगा तो एक कोण बनेगा, इन रेखाओं से घिरे एक कोण बन जाएगा जिसे अपन बोलेंगे घन कोण, और इसको अपन एक कैप से दिखाएंगे, ये घन कोण, इसको अपन बोल देंगे ओमेगा, ठीक है बच्चों समझ में आया। और ओमेगा वाला क्या होगा, डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। देखो इसमें तो सारी रेखा क्या है, आर आर है, क्योंकि एक गोले का भाग है नहीं, तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये ठीक है बच्चों। अब मुझे डी ए कैसे निकालना है, इस वाले केस का डी ए कैसे निकालना है। तो बच्चों जब इसका डी ए निकालना है मुझे, तो देखो मैं क्या करूंगा कि ये जो सतह है ना बच्चों अपने पास, देखो अच्छा ये सतह है, ठीक है, यानी ये आपके पास सतह है ऐसे, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या करा कि यहां से थीटा पे जाके, कहां पे जाके, ये अल्फा, चलो थीटा मान लो, थीटा पे जाके डी थीटा का, थीटा पे जाके डी थीटा मोटाई की क्या काट ली बच्चों मैंने, एक अल्पांश ले लिया। अब आप खुद बताओगे कि ये अल्पांश जो है वो कौन सी आकृति बनाएगा, ये कई बच्चे परेशान हो गए, ये क्या, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैंने क्या करा ऐसे समझो आप बच्चों, ये देखो ये शेप ऐसे थी, देखो ये शेप ऐसे थी, ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको आराम से, ऐसे है ना। अब अपने क्या करा बच्चों, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या करा कि एक रेफरेंस लाइन ली, और इस रेफरेंस लाइन से यदि देखो बच्चों मैंने इसको पिचका दिया, अब आपको तो ऐसा लगेगा, देखो बच्चों एक लाइन है, आपको तो एक घूमती एक रेखा लगेगी ऐसे, देखो ऐसे, बस जब आप इसको देख रहे हो मेरे इस हाथ को जब आप देखोगे तो ये तो आपको ऐसे ये वाला भाग दिख रहा है केवल, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे पिचका दिया, प्लेन में पिचका दिया, प्लेन में पिचका दिया, तो इसके एक लाइन जो रेफरेंस लाइन है ये, ठीक है बच्चों, और ये हो गया इसका एंगल अल्फा, तो इसे तो अपन बोलेंगे हाफ एंगल, क्या बोलते हैं इसको, हाफ एंगल। समझ आया बच्चों, ये हाफ एंगल कैसा प्लेन होता है, मतलब ये 2D में होता है हाफ एंगल, एक सिंपल लाइन से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हाफ एंगल, इधर से भी सेम बनाया जाएगा बाय सिमेट्रिक हाफ एंगल। तो अब हमको क्या रिलेशन लाना है, हाफ एंगल में और सॉलिड एंगल ओमेगा में रिलेशन लेके आना है। ये हाफ एंगल, हाफ एंगल क्या होता है बच्चों, जैसे ये अपने पास है ना, इसको मैंने ऐसे पिचका दिया, तो प्लेन 2D में पिचका दिया, एक समतल के अंदर घुसा दिया मैंने इसको, तो अब वहां से जो रेफरेंस लाइन से इसके लास्ट सिरे से कितना एंगल बन रहा है, वो होता है हाफ एंगल बाय सिमेट्रिक। समझ आया बच्चों। तो इसके देखो कहीं से भी देख लो आप, जब आपने इसको लाइन में चिपका दिया तो इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, इस लास्ट के सिरे से अल्फा। अरे गेट माय पॉइंट बच्चों। तो ये अल्फा और ओमेगा में मुझे क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है अल्फा और ओमेगा में। चलो पहली चीज को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ये क्षेत्रफल निकालेंगे डीए का। पहले तो अपन क्या करते हैं, डीए निकाले थे, टोटल डीए कैसे होता है। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, यहां से देखो, यहां से अपन क्या करेंगे, इस लाइन से थीटा पे जाके डी थीटा की। तो बच्चों जैसे ये हाथ ना, तो मैंने क्या करा, सेम यहां इस पॉइंट से थीटा पे जाके डी थीटा की एक ऐसे रिंग काट ली बच्चों, रिंग कट जाएगी।
ये सतह है ना, ये ऐसे सतह है। तो जब मैंने ये सतह ऐसे है तो मैंने थीटा पे जाके डी थीटा मोटाई की कुछ काटूंगा तो वो ये कट के क्या जाएगी बाहर, ये बाहर ऐसे रिंग कट जाएगी, ऐसे रिंग कटेगी। तो बच्चों मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा छोटा सा इस रिंग का, और फिर ऐसे कितनी रिंग बनके ये पूरा क्षेत्रफल बना है टोटल निकाल लूंगा। और गड़े में अपन बच्चों तो देखो इस रिंग की रेडियस कितनी होगी, तो बच्चों देखो इसकी रेडियस कितनी थी आर है ना बच्चों ये दूरी। तो बच्चों ये दूरी देखो ये यहां से इस वाले पॉइंट से और इस सतह की ये सतह पे मारा ना हमने, तो ये दूरी कितनी है आर, ये कितना है थीटा। तो ये दूरी तो जाएगी कितनी आर कोस थीटा, और ये दूरी कितनी रहेगी आर साइन थीटा। इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई इसकी, तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी हो गई इस रिंग की आर साइन थीटा, इस रेडियस की रिंग हो गई, मतलब इस रिंग की रेडियस हो गई। ठीक है बच्चों, और मोटाई बोले इसकी मोटाई कितनी हो गई, तो बच्चों इसकी मोटाई हो जाएगी कितनी आर डी थीटा। भाई थीटा पे जाके डी थीटा मोटाई के अपन ने वो काटी ना, तो कितनी जाएगी आर डी थीटा, इसकी हो जाएगी मोटाई जाएगी। अरे अभी तो देखा है ना चाप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कितना जाएगा, चाप ही तो इसकी मोटाई है तो चाप ऐसे निकालेंगे आर डी थीटा। समझ आया बच्चों। तो बोलो इसका एरिया क्या लिखोगे इस रिंग का, तो इस रिंग का एरिया लिखोगे डी इज इक्वल टू 2 पाई आर, इस वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आर कितना है आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और मोटाई कितनी है आर थीटा। तो बच्चों डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा बच्चों इसका इस रिंग का डी। अब मुझे क्या निकालना है, पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल निकालना है इसका। देखो बच्चों फॉर्मूला ये था ना 1 बाई आर स्क्वायर सिमेट्रिक वाले के लिए, तो बच्चों इसका मुझे पूरा ये निकालना है। बच्चों ये लेक्चर आपके देखो अजीब सा लगेगा आपको अभी, क्योंकि ये पहली बार आप पढ़ रहे हो इसलिए है ना बच्चों। उसको आप अगेन एंड अगेन देंगे, 2 बार कम से कम 2 बार देखना बच्चों इसी सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को। लास्ट में देखना भी क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस यही याद रखना। तो बच्चों देखो अब टोटल एरिया निकालना है मुझे, तो डीए तो इंटीग्रेशन कर दूं मैं, इंटीग्रेशन 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। समझ में आया बच्चों। चलो अब ये डी थीटा का रिस्पेक्ट में जोड़ना है। तो बच्चों अब ये जो रिंग अपन ने काटी ना, ये रिंग अपन ने जो काटी है, यहाँ एक रेफरेंस लाइन आपको दिख रही है ना बच्चों, ये लाइन और ये ऐसे है, ये लाइन दिख रही है आपको। ठीक है बच्चों, इस लाइन से थीटा पे जाके डी थीटा मोटाई की रिंग काटी, तो ऐसे मैं कितनी देर को काटूंगा, इधर लास्ट यहां तक काटूंगा। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको तो हाफ एंगल दिख रहा है कि हाफ एंगल तक काटो। देखो यहां से ये, यहां से और ये एंगल कितना है बच्चों, हाफ एंगल है ना अल्फा। तो आपको क्या लग रहा है 0 से अल्फा तक काटो, तो ये इसकी खूबसूरती है बच्चों। तो बोलो कि मैं कहां से कहां काटना है, 0 से अल्फा काटो। तो बच्चों देखो टोटल डी का तो एरिया हो जाएगा ए 2 पाई आर स्क्वायर, बाहर निकाल लेंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस की कोस थीटा 0 से अल्फा, माइनस हटाएंगे तो लिमिट चेंज कर देंगे तो ए इक्वल टू जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस के कोस अल्फा। तो बच्चों ये हो गया आपका एरिया, तो ये हो गया इसका एरिया, और इसी एरिया में क्या है हाफ एंगल। अब ओमेगा का सूत्र क्या जाएगा a अपॉन आर स्क्वायर। व्हाई a अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस हैव ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना बच्चों। यानी इस सतह के हर एक बिंदु से खींची गई लाइन की दूरी इस बिंदु से कितनी है, समान है r। तो a अपॉन आर स्क्वायर, a कितना है, a है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा का सूत्र क्या आया 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस के कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या है, हाफ एंगल। बच्चों हाफ एंगल की वैल्यू मुझे मालूम हो तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ बच्चों, पहली चीज तो देखो, और उसका मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग देखो क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। क्षेत्रफल का सूत्र ये रहा और घनकोण का कॉन्सेप्ट ये रहा। अल्फा मालूम हो, यानी अल्फा क्या होता है, हाफ एंगल। हाफ एंगल मालूम हो
तो मैं बच्चों उस सतह का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ और वो सतह के हर एक बिंदु से किसी पर्टिकुलर बिंदु पर या उसके सेंटर से, देखो रेडियस समान मतलब उससे दूरी समान है तो वो सेंटर हो जाएगा वो पॉइंट। एक सतह के हर एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही समान है, तो समान है तो मतलब वो पॉइंट केंद्र कहलाएगा। देखो इस वाली सतह के लिए ये वाला बिंदु से खींची गई हर एक रेखा इस सतह से दूरी कितनी आता है r, तो इसका मतलब ये बिंदु इसको कंप्लीट करेंगे कोई सतह कोई क्लोज सरफेस करेंगे तो उसका केंद्र वो ना ऑलरेडी में बच्चों। चलो तो अपन को ओमेगा भी निकाल सकते हैं और वो निकाल सकते हैं। तो एक गोले का क्षेत्रफल बोलो कितना होता है बच्चों, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, चेक कर लो। तो बच्चों गोला यदि मुझे बनाना है, ये मुझे गोला बनाना है, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट गोला बनाना है। तो बच्चों देखो यहां से अपन अल्फा स्टार्ट किया अपन ने, तो मैं अल्फा कितना ले जाऊं कि पूरा गोला बन जाए। तो बच्चों देखो जब मैं इसको यहां तक लेके आता हूं, ये अल्फा इतना लिया है π/2, जब अल्फा π/2 लाएंगे तो बच्चों देखो रिंग ऐसे बनती जा रही है ना अपने, ये छोटी छोटी रिंग ये इसका मतलब जैसे मैंने हाफ एंगल π/2 किया तो आपके पास आधा गोला बन गया, ये ऐसे बच्चों समझ में आया, ये आधा एंगल हो गया किस पे, जब अपन ने अल्फा 90 कर दिया। अच्छा मैं अल्फा को घुमाते जा रहा हूँ यहां तक लिया है, पाई तक लिया है, तो पूरा गोला बन जाएगा। तो हाफ एंगल अल्फा की वैल्यू यदि मैं 180 रखूं तो बोलो क्या बन जाएगा, पूरा कंप्लीट गोला बन जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल देख लो, a 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस के cos पाई के माइनस के माइनस प्लस के, तो 2 को 2 तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो ऐसे क्षेत्रफल भी अपन निकाल सकते हैं बच्चों, समझ में आया अल्टीमेट पॉइंट बच्चों। अच्छा ओमेगा निकालना है, कितना ओमेगा हो गया, तो ओमेगा निकालो, a 4 पाई r स्क्वायर है तो ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, एरिया अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर 4 पाई। और वाह बच्चों, तो बच्चा एरिया कितना आ गया अपने पास, मतलब सॉलिड एंगल कितना आ गया 4 पाई, कितना सॉलिड एंगल आया 4 पाई। अब सुनो बच्चों, ये भी अब अपन को याद रखना है क्या बच्चों, इसकी रेडियस को यदि एक कोई सॉलिड है, एक स्फीयर है और उस स्फीयर से बनाया गया घनकोण कितना होता है, उस स्फीयर का बनाया गया घनकोण 4 पाई। बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूँ घनकोण क्या होता है, एक प्लेन में फैला होता है कि पूरे एक स्पेस में फैला होता है, पूरा एक स्पेस में। अरे ये देखो ना एक गोली सी बनेगी ना यहाँ पे, ये पूरा समझ में आया। जैसे एक बल्ब है, एक मान लो बल्ब है अपने पास, एलईडी बल्ब मान लो बच्चों, ठीक है, ऐसे अपन ने रख दिया पॉइंट सोर्स की तरह। अब उससे जो रोशनी एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी एक पर्टिकुलर प्लेन में जाएगी कि पूरे चारों ओर फैलेगी, चारों ओर फैलेगी ना, तो उस चारों ओर फैली एनर्जी को कैलकुलेट करना है मुझे। तो एंगल जो बनाया उस एनर्जी ने टोटल वो कितना बनाएगा 4 पाई। ऑलरेडी मैं अपन बता, अब मेरा सवाल उठता है ये कि यदि मैं इस स्फीयर की रेडियस बढ़ा लूं, ये रेडियस बढ़ गई, ठीक है बच्चों, रेडियस ज्यादा कर दे तो क्या एंगल में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, रेडियस आई नहीं ना इसमें, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों रेडियस कितनी। अच्छा अब मैं मान लो बच्चों ये स्फीयर ना बना के कोई भी ऐसे आर्बिट्रेरी एक बंद क्लोज आकृति बना लीजिए, दिस एंड आएगा, ये बंद आकृति है क्लोज सरफेस। अब बताओ बच्चों कोई भी बंद आकृति हो उसका टोटल एंगल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। रेडी में बच्चों समझ में आया कितना घूमना पड़ता है मुझे, तो 4 पाई। इसका मतलब एक बंद आकृति के द्वारा बनाया गया घनकोण हमेशा क्या होता है 4 पाई इररेस्पेक्ट ऑफ शेप ऑफ दिस क्लोज सरफेस। यानी बंद आकृति की आकृति कैसी भी हो उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, उसके द्वारा बनाया गया घनकोण हमेशा क्या होता है 4 पाई ही होता है। समझ में आया बच्चों, तो ये दो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखे यार, तो आपको ये वाले दो सूत्र भी याद होने चाहिए। और ओमेगा कितना 4 पाई बिल्कुल बंद आकृति के लिए। अब आओ बच्चों अपना जो अपना क्वेश्चन था एक चक्ति, तो बच्चों अपना क्वेश्चन क्या था, एक चक्ति था और उस चक्ति के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पे, a दूरी पे एक आवेश लगा था बिंदुवत आवेश q। आओ इसको समझो। तो बच्चों देखो क्या क्वेश्चन था अपना, ये अपने पास एक चक्ति थी, ठीक है बच्चों, रेडियस इसकी बोलो कितनी थी आर इसकी रेडियस थी, ये इसका अक्ष था और अक्ष से कितनी दूरी पे a दूरी पे एक आवेश रखा था q। समझ में आया बच्चों।
मैं आपसे बोलूंगा बच्चों, बोलो क्यू आवेश की वजह से, क्यू आवेश की वजह से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकली है? बहुत सारी। ये लो। अब बच्चों मैंने क्या करा, इसके इन रेखाओं से घिरे एक क्लोज लूप बना लिया ऐसे कोई सा भी, ठीक है बच्चों। तो इसका सॉलिड एंगल कितना होगा? एक क्लोज लूप का सॉलिड एंगल 4 पाई। तो 4 पाई एंगल में, तो देखो 4 पाई एंगल में कितनी एनर्जी, कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही है? तो 4 पाई एंगल में कितनी, नंबर ऑफ काउंटिंग इन फ्लक्स तो हो गया, तो कितनी आ रही है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। नहीं समझ आया बच्चों? अरे आना चाहिए बच्चों ये चीज। तो देखो मैं ऐसे दे रहा हूं, तो ये जो एक पॉइंट आवेश है, बिंदु आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और मैंने कैसे एक शेप बना ली इनकी, ठीक है। तो इसके द्वारा बनाए गए कोण, ये जो बन रहा करती है, इस कोण से बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 4 पाई। और 4 पाई से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एकांक से कितनी निकलेगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया बच्चों? एकांक घनकोण से। अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे तो केवल क्या चाहिए, मुझे तो केवल ये और ये इतनी बल रेखा है, यानी इसमें कितनी बल रेखाएं निकली वही तो काउंट करना है इसमें से। तो बच्चों इसका सॉलिड एंगल ले लो, ये तो एकांक का ये रहा। यदि इसका सॉलिड एंगल माना, इसका सॉलिड एंगल कितना है? ओमेगा। तो बताओ ओमेगा से निर्गत, तो ओमेगा घन कोण, ओमेगा घन कोण से निर्गत, ओमेगा घन कोण से निर्गत फ्लक्स का मान, तो क्या लिखोगे आप? तो फाई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। अब ये ओमेगा निकालना है बच्चों, ये ओमेगा कितना होगा? तो बच्चों ये ओमेगा लिखने के लिए अपने क्या करा, ये जो रिंग ऐसे थी, मतलब चक थी, उसको चपटा दिया ऐसे। तो ये एंगल हो गया अपने पास कितना? अल्फा। ये हो गया हाफ एंगल। कितना हो गया? मैं मिला लो हाफ एंगल अल्फा, ठीक है बच्चों। तो अपन एरिया क्या लिखेंगे इसका एरिया A इक्वल टू लिखेंगे बच्चों। बोलो 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 बोलो। तो बच्चों देखो ओमेगा, तो एरिया क्या ओमेगा लिखेंगे ना, तो इसका ओमेगा कितना जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस a cos अल्फा। ये जो होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा। cos अल्फा निकाल लो बच्चों। तो ये दूरी कितनी है? a। ये दूरी कितनी है? r। तो कितना जाएगा cos अल्फा? आधार बटे कर्ण कितना है? रूट a स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। ओमेगा निकाल लिया बच्चों इसका, देखो सिंपल सा आ गया ओमेगा। चलो अब ओमेगा की वैल्यू हटा दो, तो ओमेगा की वैल्यू रख दो, तो 5 इक्वल टू कितना जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस के a बटे रूट a स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 बच जाएगा। तो 5 इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस के a बटे रूट a स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। ये लो बच्चों, एक सेकंड में आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? देखो सॉलिड एंगल कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही बच्चों अपन ने एक सिलेंडर का कराया था, तो देखो सिलेंडर का आंसर भी देखो। तो बच्चों ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जब आप एक स्टोर कर लोगे तो आप एक फिजिक्स के बहुत महान लोग बन जाओगे बच्चों। अब आप बोलोगे आप बन गए क्या? तो बच्चों देखो, बस आपकी यही कमी जो होती है गुरुजी को जजमेंट करने की, वो ही बस आपको पीछे रख देती है बच्चों, ठीक है। आपको तो बस सीखना होता है बच्चों, सीखते जाओ, आपको कैसे मिले सीखो। अच्छा ये इसका अक्ष है, ये अपन ने होलो क्या लिया था बच्चों? होलो सिलेंडर लिया था, और इसकी लेटरल सरफेस से निर्गत अपन ने क्या निकाला था? विद्युत फ्लक्स निकाला था। और इसकी लेंथ थी अपने पास L, और इसकी आधार की त्रिज्या थी R, और इसके सेंटर पे एक आवेश आता था Q। घड़े में पढ़ो बच्चों। फिर अपन ने बताया बताओ विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो किससे? वक्रीय सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। अब बच्चों देखो इसको लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए देखो सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट लगाना है, तो क्या करेंगे? सिंपल, इसको बंद कर दो। इसको बंद कर दिया, जब इसको अपन ने बंद कर दिया तो चकती हो गई। क्या हो गई? चकती हो गई। दो चकतियों से बंद कर दिया अपन ने इसको। तो अब बच्चों देखो आवेश Q इसके अंदर है, तो एक बंद से निर्गत विद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? तो 5d इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बंद से टोटल बंद से निर्गत। चलो अब क्या करोगे बच्चों? वही सॉलिड एंगल का कांसेप्ट लगा लो, ये लो। अब आप क्या करो बच्चों? यहां देखो ये कितनी, यहां से कितनी ये
यहाँ से कितनी विद्युत प्रवाह निकल रही है वो निकाल लो। तो वो कैसे निकालोगे, ओमेगा के कॉन्सेप्ट से। तो देखो ये ओमेगा निकाल लिया तुमने, समझ आया बच्चों। तो बोलो ये ओमेगा कितना आएगा, सेम ये ओमेगा आ जाएगा ये, और यही तो आएगा बच्चों कितनी EFL निकल रही है, सेम यही तो है क्वेश्चन। सेम ऐसे कैसे ये अगर मान लो ना, तो बोलो बच्चों इससे निर्गत कितना हो जाएगा, ये EFL या फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस A। अब बच्चों A की जगह यहाँ क्या रखोगे, तो A की जगह तो ये कितना हो जाएगा, L/2 दूरी हो जाएगी ना, तो A की जगह रखोगे L/2 बटे रूट L स्क्वायर 4 प्लस R स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से ऐसे ही इससे भी गुजरेगी यहाँ से, तो यहां से भी निकलेगी, तो यहां से कितनी निकलेगी, सेम इतनी निकलेगी क्योंकि सेंटर पे रखा होगा। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इन दोनों से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डबल कर देंगे इसका आधा आधा 1 माइनस के L/2 बटे रूट L स्क्वायर बाई 4 प्लस R स्क्वायर। अलगड़ी माप बच्चों, तो ये तो इनसे निर्गत है, इससे और इससे कितनी विद्युत प्रवाह क्या निकल गई, इतनी, टोटल कितनी निकल रही है, इतनी। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो सारी किससे निकलेगी, लेटरल सरफेस से। अलगड़ी माप तो लेटरल सरफेस से ये, तो लेटरल सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा, टोटल माइनस दिस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L/2 बटे रूट L स्क्वायर बाई 4 प्लस R स्क्वायर। ये चीज होगा आंसर, इसको सिंपलीफाई कर लो, आंसर आएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये अपना सॉलिड एंगल का कांसेप्ट है। चलो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों, दोनों क्वेश्चन सॉलिड एंगल समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या, गाउस के कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।